उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां पर हमेशा की तरह उन्होंने जनता दर्शन कर लोगों की फरियाद सुनी है। जनता दर्शन में पहुंचे लोगों ने सीएम योगी से अपनी समस्याएं कही। सीएम ने एक एक करके सभी फरियादियों की फरियाद सुनी और इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को पीड़ितों की मदद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पात्रों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने में विलंब नहीं होना चाहिए। तो करीब 400 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के दौरे पर है सीएम योगी और इस दौरान जनता दर्शन का कार्यक्रम रखा, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और लगातार जनता दर्शन में अपनी समस्याएं बताई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद खड़े होकर हर एक व्यक्ति से उसकी समस्याएं सुनी और इसके साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश दिए कि किस तरह से इन समस्याओं का निस्तारण तुरंत होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इतनी दूर तक ना आए कि उसके निस्तारण के लिए मुझे कदम उठाना पड़े। लगातार फटकार भी लगाते हुए अधिकारियों को नजर आते हैं सीएम योगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुलंदशहर पहुंचे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2000 के नोट बंद होने पर बयान दिया और कहा कि भ्रष्टाचार नहीं चाहते 2000 का नोट बंद हो। हमारी पार्टी कर्नाटक हार की समीक्षा कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी नगर निकाय में बंपर सफलता मिली है। आगामी लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीट भाजपा जीतेगी। इसके लिए पार्टी की तैयारियां जोरों पर है। 2000 की जो नोटें हैं, कल रिजर्व बैंक के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प है, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और उस कदम के क्रम में 2000 की अब नई नोटों को छापा नहीं जाएगा। अगला चुनाव जो हमारा है वो 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसे हमें उम्मीद थी कि हम सभी 17 नगर निगमों में जीतेंगे और नगर निकाय के चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस को पछाड़ेंगे और उसके लिए जनता ने समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और उसमें हम लोग कामयाब हुए। वैसे ही 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की देश में फिर से सरकार बनाने के लिए 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा गठबंधन के साथ जीतने के लक्ष्य के साथ हम लोग प्रयासरत हैं और हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश तो पूरी तरह से देगा, देश भी देगा, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से आपको बता रहे हैं। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गाजियाबाद के लोनी पहुंचे हैं, जहां करीब 10 करोड़ की लागत से तैयार 50 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर मौजूद रहे। लोनी अस्पताल का लोकार्पण किया, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत बधाइयाँ लोनी के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। सर, इस अस्पताल से कितने लोगों को फायदा पहुंचने वाला? देखिए, जितने भी मरीज आएंगे सभी को हम उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। सर, अक्सर देखा गया कि अस्पतालों के बाहर भी लोग दवाइयां खरीदने चले जाते हैं। नहीं, अब बिल्कुल नहीं, इसमें मना कर दिया, एक टिकिया भी बाहर से नहीं लाएगा कोई। लोनी के अलावा गाजियाबाद में और भी अस्पताल और उसको बेहतर किस तरीके से बेहतर करेंगे, पूरे बेहतर से बेहतर। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। वीडियो जर्नलिस्ट अनीस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह जी हैं। सर, आज एक अस्पताल की सौगात मिली है, किस तरीके से गाजियाबाद के लोगों को, खासतौर पे लोग ये काफ़ी दिनों से इसके ऊपर काम चल रहा था। आज इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। कई हमारी कोशिश थी कि जितना जल्दी हो सके। बीच के अंदर कुछ समस्याएं थी, इक्विपमेंट की समस्या थी, स्टाफ की समस्या थी, अब वो दूर हो रही है। कुछ अभी भी है जिसके लिए ब्रजेश पाठक जी ने कहा है कि उसको दूर कराएं। और भी गाजियाबाद में सर अस्पताल है, उसको बेहतरी के लिए बहुत सब कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे बनती जाएंगी आपको बताते हैं। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जी, अनीस के साथ पीयूष। वहीं इस दौरान बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी मौजूद रहे। नंदकिशोर गुर्जर ने उनसे खास बातचीत की है, न्यूज पर इंडिया ने, आपको सुनाते हैं। गाजियाबाद और लोनी को एक बेहतर अस्पताल के रूप में सौगात मिली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी हैं। सर, डिप्टी सीएम यहाँ पे पहुंचे हुए थे, लोकार्पण हुआ है अस्पताल का, क्या कुछ खासियत है? आपने भी काफी मेहनत की थी, चर्चाएं लखनऊ तक आप बात लेकर गए थे। देखिए, लगातार लोनी के अंदर पिछले 75 साल में कोई काम नहीं किया गया।
जनप्रतिनिधियों ने यहाँ अपहरण, गहरे गड्ढे, लूट, डकैती का एक लौनी का इमेज इतनी खराब हो गई थी कि लोग यहाँ से प्लान करने लगे थे। ऐसे में माने योगी जी की सरकार आने के बाद आप बराबर में देख सकते हैं बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज बन रहा है। हॉस्पिटल इतना शानदार बनाया कि आप जाएंगे तो यहाँ किसी 5 स्टार होटल से भी शानदार अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत शानदार और क्वालिटी के साथ बनाए। लौनी के लोगों को कुछ मिला नहीं था यहाँ बिल्कुल भी। आज लगातार ITI भी हमने चालू कर दी है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, बस अड्डे बन रहे हैं और उसी क्रम में ये हॉस्पिटल जो बना है, माननीय ब्रजेश पाठक जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार। जब महाराज जी साहब मिले थे तो उन्होंने इस पर तुरंत संज्ञान लेकर के और इसको प्रस्ताव जो है इसको पास करने के बाद इसको फंड रिलीज़ किया था। और पाठक जी ने जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री बने तो इसमें गति ला करके और सारी मशीन ला करके, मैंने कहा था कि चुनाव के 1 सप्ताह बाद इसको शुरू करा देंगे। आज 1 सप्ताह पूरा नहीं हुआ है और ये लौनी के लिए जो सौगात शुरू हुई है इसके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय डिप्टी CM का बहुत आभारी हूँ और लौनी की देवतुल्य जनता को बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। आखिरी सवाल रहेगा, कितने लोगों को इस अस्पताल से कहीं ना कहीं फायदा होने जा रहा है? क्या भविष्य में बेडों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी? लौनी के बेडों की संख्या ये 100 बेड का हमें करना है, 50 बेड का, क्योंकि तत्काल हमें चालू करना था, 50 बेड का ये चालू कर दिया है। और इसमें मैं समझता हूँ लौनी नहीं है, आसपास के बागपत्ता के लोगों को भी इलाज मिलेगा। दिल्ली में जो केजरीवाल जी बहुत लोगों को कहते थे कि इलाज नहीं होने देंगे, अब उनकी खांसी का इलाज भी भविष्य में यही होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, विजय न्यूज़ अनीस के साथ पीयूष तिवारी, गाजियाबाद। 2000 के नोट के सर्कुलेशन के आदेश के बाद से उन लोगों में हलचल मच गई है जिनके पास नोट पड़ी है। 2000 के नोट बंद होने के बाद व्यापारियों और आम जनता में क्या असर पड़ा है और वह लोग इस फैसले का कितना सम्मान कर रहे हैं, उनसे जानने के लिए न्यूज़ वन इंडिया की टीम जनता के और व्यापारियों के बीच पहुंची है। आपको दिखाते हैं। RBI की गाइडलाइन ठीक है। अधिकतर 2000 की मुद्रा ब्लैक मनी के रूप में लोगों की तिजोरियों में जमा हो गई थी। जो ऐसे लोग थे जो उन्होंने अपना 2 नंबर का पैसा इसमें बंद कर लिया था, तो उसे बाहर निकालने का ये ठीक तरीका है। जब RBI ने वो स्टार्ट किया था उसके बाद भी वो प्रचलन में कम आया, क्योंकि लोगों के पास 2000 का नोट जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है और ये 2000 के नोट ज़्यादातर जो ब्लैक मनी रखते हैं उन लोगों के पास काफ़ी संख्या में है। तो जो भी RBI की गाइडलाइन है ये संतुष्ट है। फैसला तो RBI का बहुत ही सराहनीय है और दूसरी चीज़ ये कि आम जनमानस पे इस पर ना के मात्र फ़र्क पड़ेगा। इसका कारण है क्योंकि आम जनता के लिए तो ये पहले से ही बंद था, क्योंकि आपने देखा होगा ये सर्कुलेशन में 2000 का नोट बहुत ही कम दिखता था। तो मेरा मानना है कि आम जनता पे इसका ना के बराबर फ़र्क पड़ेगा। पहले तो 2000 का नोट लाना ही यहाँ पर गलत था, क्योंकि लोग कहते थे 1000 का जब नोट चलता था तो कहते थे कि उससे बड़ा काला धन जो है छुपा के रखे हैं लोग। 2000 में काला धन नहीं छुप पाएगा, काला धन 2000 से दुगना छुप गया। और वो काला धन आम आदमी के पास नहीं है, वो गरीब के पास नहीं है, नेता के पास है। नेता अब इसमें नेता परेशान होंगे, आम आदमी नहीं परेशान होगा। आम आदमी के पास देखे, मैं खुद 1 साल से नहीं देखा हूँ कि वो नोट गांधी जी उस पर छपे हैं कि उड़ गए, आप समझिए। क्योंकि पहले जब मैंने एक बार देखा था उसमें गांधी जी थे, लेकिन पता नहीं अब गांधी जी हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता। तो आम मध्यम वर्गीय नोट नहीं देखा है 2000 का, लेकिन बड़े बड़े नेता जो होंगे उन्होंने देखा है, काला धन उनके पास है। और जो व्यापारी हैं, व्यापारी को कोई टेंशन नहीं है। 2000 के नोट की अगर बात करें तो एक तरह से जो नोटबंदी सरकार ने की थी, प्रधानमंत्री की घोषणा हुई थी और भारतीय रिजर्व बैंक ने की है, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। 2000 के नोटों को पाबंदी लगाई गई, वो भी सितंबर तक का समय, कोई लिमिट नहीं है, बैंक में आप जमा कर सकते हैं। और इसके पीछे वजह यही दिखती है और कहा भी जाता है कि जो चलन में है वही मुद्रा है। ये बहुत बढ़िया जो भी ये नियम बन रहा है या बनने जा रहा है या बनने का प्रयास है, जो भी निर्णय लिया गया है बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सही है और इसको पहले ही कर देना चाहिए। देखिए क्योंकि ये जो 2000 के नोट है देखे हुए लगते हैं कई महीने हो गए, कई महीने क्या हमको लगते हैं साल हो गए मुझे भी देखे हुए, परंतु जो निर्णय है वो बिल्कुल सराहनीय है। इसको आगे ही पहले ही कर लेना चाहिएगा। सरकार का निर्णय है और सरकार जो निर्णय ली है होगी वो कुछ सोच समझ कर ही निर्णय ली होगी। अगर 2000 की नोट पे वो रोक लगा रहे हैं तो ये सरकार की है मंशा, और जो पाबंदी वो लगा रहे हैं नोट पे, ये सरकार ही इसका जवाब दे सकती है। सरकार का निर्णय सही है या गलत है ये तो अलग का विषय है, लेकिन इससे परेशानी किसको होगी? इससे परेशानी मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ी होगी। नोट उनके पास है नहीं, 2000 का नोट देखे हुए लोगों को 2-2 साल हो गया है और ये नोट सारे डंप जो है व्यापारियों के पास है, नेताओं के पास है, तो नोट तो वहाँ से निकलेगा।
तो परेशानी किस चीज़ की होगी? करें, बंद करें। ये पहली बार एक बार बंद हुआ 1500 नोट जनता की मार, अब ये दूसरी बार फिर जनता क्या करेगी? इतनी महंगाई, एक तो ऐसे ही नोट बंद क्या झेलेगी इसको जनता? इससे फायदा क्या होगा जनता को? घंटों बैंक में लाइन लगाओ, उसके बाद 2-2, 3-3 घंटे आदमी लाइन में लगे रहे, उसके बाद बैंक काउंटर बंद हो जाता है, कितनी मेहनत से तो आदमी इकट्ठा करके रखता है, उसके बाद में घंटों लाइन में लगा, पैसे निकलते नहीं बैंक से। बिल्कुल सही फैसला है। गरीब जनता के पास 2000 नोट आएगा कहाँ से? महीनों हो गया, हम खुद नहीं देखे तो दूसरे को क्या बताएंगे? विपक्ष का काम ही है, रूलिंग वाली पार्टी पे विपक्ष तो वैसे ही हमलावर रहती है, वो कोई भी फैसला लेगी। आगे के जो आगामी फैसले उनको भी देख लो, 3 तलाक, हलाला, दुनिया वगैरह का इतना चलता है, तो सब में तो विपक्ष वैसे भी हंगामा करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इनसे केवल बड़े पूंजीपतियों को फायदा है। गरीब आदमी के पास 2000 का नोट आएगा कहाँ से? उसकी सैलरी नहीं है 2000 का नोट की। डिजिटल वाला फैसला बहुत बढ़िया सरकार। हाँ, बहुत राहत है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आरबीआई की खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। मोहनलालगंज तहसील में बड़ी संख्या में लोग शिकायत लेकर पहुंचे, जहां डीएम सूर्यपाल गंगवार ने जन सुनवाई करके जनता की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। लखनऊ के हजरतगंज फायर स्टेशन में वाटर ड्रोन की टेस्टिंग की गई। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज फायर स्टेशन में वाटर ड्रोन की टेस्टिंग हुई है और इस वाटर ड्रोन सैकड़ों मीटर तक उड़कर आग बुझाने में सक्षम है। तो ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस वाटर ड्रोन की टेस्टिंग हुई है, और अगर कहीं पर आग लगती है तो किस तरह से वाटर ड्रोन के माध्यम से बिल्डिंग में ये आग बुझाने का कार्य किया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं सुविधा मिलेगी और इसी की टेस्टिंग लगातार लखनऊ में की जा रही है। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कितना कारगर साबित होगा ये वाटर ड्रोन। न्यूज़ 1 इंडिया ने सपा विधायक पल्लवी पटेल से खास बातचीत की है। इस दौरान पल्लवी पटेल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। दल के अध्यक्ष और सपा के विधायक पल्लवी पटेल जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या मामला हो गया जो आज आपने विधान भवन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की? देखिए, विधान भवन के आने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ये वो प्रतीक है इस प्रदेश की जनता का, उनकी शक्ति का और उनके सत्ता का। और यहाँ पर ला करके हमने सिर्फ ये बताने का काम किया है कि बनारस में, हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में ही एक गुजराती गिरोह एक्टिव है जो यहाँ के लोगों का धन, साधन, संसाधन, उन्नति, अवसर सब पे लूट कर रहा है षड्यंत्र के तहत। और हद तब हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के लोग और बनारस में पहुंच करके ऐसे गुजराती गिरोह को बैठाल करके उनके एजेंट के रूप में कमिश्नर को बैठा रहा है, जो वहां पर नाहा की लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, महिलाओं का पीड़न हो रहा है, लोगों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनको जेल में ठूंसा जा रहा है, अमानवीय व्यवहार हो रहा है। तो हम चाहते हैं 48 घंटे के अंदर उन किसानों को बिना शर्त रिहा किया जाए, अन्यथा आंदोलन और बड़ा। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कितने वो किसान हैं और कौन वो एजेंट है जिनके बारे में आप बात कर रही हैं? देखिए, 1194 परिवार हैं किसानों को जो इससे इफेक्ट हुए हैं और उसमें से 11 लोग अभी जेल में हैं। और गुजराती गिरोह वो है जो लगातार उत्तर प्रदेश के संसाधनों को लूटने का काम कर रहा है। देखा आपने, हमारे साथ पल्लवी पटेल जी थी और उनका साफ तौर पर कहना है जिन किसानों के साथ में ज्यादती हो रही है उनके खिलाफ लगातार सरकार एक्शन ले, वरना पल्लवी पटेल जो है वो लगातार जो है इस बात को रखती रहेंगी। जिस तरीके से उन्होंने आज विधान भवन के बाहर उन किसानों का मुद्दा रखा है और लगातार इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन वीरेन के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। खबर गाजीपुर से है, जहां आज जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्ज गैंगस्टर मुकदमे में फैसला आना था, जो कि टल गया है और अब ये फैसला 13 जून को आएगा। बता दें कि 14 साल पहले 2009 में कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मीर हसन द्वारा हत्या के प्रयास के इस मामले के आधार पर मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। गैंगस्टर एक्ट का यह केस गाजीपुर के कंडला थाने और मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले में बीते 6 मई को भी सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने 20 मई की तारीख तय की थी जिस पर फैसला आना था, लेकिन अब यह फैसला आगामी 13 जून को आएगा। इसकी पुष्टि मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने की है। मुकदमा जो है 2010 में गैंगस्टर एक्ट का थाना करंडा में कायम हुआ था, जिसमें मुख्तार अंसारी, एक सोनू यादव है, 2 मुलजिम है। तो उसमें जो है बैंक चार्ट में 2 मुकदमे दिखाए गए थे, एक करंडा थाने का था, एक मोहम्मदाबाद का।
दोनों मुकदमे में एक्विटल हो चुका है। तो उस मुकदमे में, गैंगस्टर के मुकदमे में आज डेट लगी थी और आज निर्णय नहीं हो सका है और अगली तिथि जो है 13 जून 2023 नियत की गई है माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे पर कसा शिकंजा। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने उमर अंसारी के खिलाफ जारी किया है गैर जमानती वारंट। 2 मामलों में कोर्ट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट। विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुई आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामलों में एनबीडब्ल्यू जारी। आज कोर्ट में विधायक अब्बास अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी पेशी। वारंट के बाद भी उमर अंसारी नहीं हुआ पेश। मामले में अब 2 जून को होगी अगली सुनवाई। अब खबर आगरा से है, जहां शिक्षा विभाग के गालीबाज बाबू का एक ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में अपने चहेते अधिकारी से कार्यवाही कराने का दिखा रहा है डॉन। ऑडियो में कर्मचारी को जबरन दबाव बनाकर निलंबित करने की बात भी कह रहा बाबू। ऑडियो में फतेहाबाद से नगर में लाने की बड़ी बात, कीमत चुकाने की भी कर रहा भ्रष्ट बाबू। ऑडियो में अधिकारियों को प्रभावित करने की बात कर रहा। तो रणनीति, जहां 50,000 की गड्डी काम नहीं करती है, वहां अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए गिफ्ट काम करता है। इस तरह के ऑडियो सामने आया है। खबर रायबरेली से है, जहां गैंगरेप पीड़िता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेप पीड़िता ने गृह सचिव को शिकायती पत्र भेजकर सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के मुताबिक उसके साथ धोखाधड़ी और गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसका पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया। जिसके बाद कोर्ट की शरण में गई तो कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल शुरू की। पीड़िता का कहना है कि विवेचक ने आरोपित पक्षों से लाभ लेकर मामले में एफआईआर लगा दी, जिसके बाद वह पुलिस अधिकारियों से मिली और विवेचक का बदलकर मामले की जांच पड़ताल महिला थाने को दी गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि गैंगरेप जैसे गंभीर मामले में पुलिस ने एफआईआर लगा दी, जिसके एवज में घटना के मुख्य आरोपी एक पूर्व विधायक ने पुलिस को चेक पोस्ट की सौगात दी। यही नहीं, पीड़िता का कहना है कि उक्त आरोपी न सिर्फ पुलिस की चेक पोस्ट बनवाकर दी गई, पिता भी उद्घाटन भी करवाया गया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।